मेरे प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अपूर्व नागर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम से लोक प्रशासन का आज थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट पढ़ाऊंगा, जिसका विषय है तुलनात्मक लोक प्रशासन। और आज का टॉपिक होगा लोक प्रशासन का पर्यावरणीय अध्ययन या पारिस्थितिकीय अध्ययन। तो हम जानते हैं कि कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह इस दुनिया में अकेला नहीं है, यानी कि हर व्यक्ति पर अपने आसपास के वातावरण का, परिस्थिति का, पर्यावरण का कोई न कोई असर पड़ता है। किस प्रकार से असर पड़ता है कि जब हम दुनिया में रहते हैं तो हमें उस देश की या उस जगह की राजनीति का फर्क पड़ता है, उस जगह की संस्कृति का फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा जो पहनावा है, हमारी जो बोलचाल है, वो उस जगह की संस्कृति से प्रभावित होती है। हमारा जो वजूद है वो वहाँ के इतिहास से प्रभावित होता है। जो हम सोचते हैं, समझते हैं, वो आसपास के हमारे परिवार का इतिहास, हमारे कई रिश्तेदारों का, दोस्तों का, जहाँ हमने पढ़ाई की है, जो हम सोचना चाहते हैं, वो सबको सब आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। तो किसी देश का लोक प्रशासन भी देश के अन्य बिल्कुल एक जैसे ही विषयों से प्रभावित होता है। किस प्रकार से कि जैसे समाज, सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, ये सारे वातावरण हमारे देश के पूरे सिस्टम को, प्रशासन के सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। तो हम आज देखते हैं कि कौन कौन से मेजर सिस्टम हैं, अर्थशास्त्रीय, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, कालखंड, जिसमें कि वर्तमान में तकनीक, अन्य बहुत सारे भी विषय प्रशासन को प्रभावित करते हैं। प्रशासन यानी कि किसी जगह का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये जो प्रभावित करते हैं, परिस्थिति, पर्यावरण जो अफेक्ट करते हैं, उसका कोई ना कोई आवश्यकता तो होगी कि हम इस चीज़ को क्यों पढ़ें। तो सबसे पहली बात यह है, हम लोक प्रशासन में पारिस्थितिकीय अध्ययन को इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि लोक प्रशासन पे अन्य विषयों का जो प्रभाव पड़ रहा है उसको हम स्टडी करना चाहेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक देश में जो प्रशासन की सफलता हुई है, यानी कि जब भी दूसरे देश में कोई अच्छी बात है, जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में, हमने उसका प्रशासन अपनाया है इसलिए कि थोपा गया है, लेकिन उसके अलावा भी हमने जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जापान है और इंग्लैंड है, यूरोप है, फ्रांस है, अमेरिका है, वहाँ से हमने इनके प्रशासन की अच्छी बातों को ग्रहण करके प्रशासन में काफ़ी फेरबदल किया है, संविधान में काफ़ी संशोधन हुए हैं और रोजमर्रा की प्रशासन की दैनिक कार्रवाई भी बहुत हद तक फर्क पड़ा हमें। उससे जाके हमारे देश का प्रशासन बढ़िया और चुस्त बनता जा रहा है और ये सतत प्रक्रिया है। तो दूसरे देश के अंदर जो एक बेहतर काम हुआ है उसको हम फॉलो करके अपने में इम्बाइब, यानी कि अपने में धारण करके अपना प्रशासन बेहतर बना सकते हैं। फिर पहले प्रशासन पे होने वाले अन्य घटक को हम समझेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिस कारण हमारे प्रशासन जो है भ्रष्ट है, कि इसको ठीक नहीं हो पा रहा है। तो जब हम ये स्थिति को निकालेंगे, समझेंगे, तब जाकर हमको ये मालूम चलेगा कि ये किस प्रकार का घटक जो है प्रशासन को में चल रहा है। और फिर है कि हम अपने पर लागू करें, यानी कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका का प्रशासन हम एज इट इज इंडिया में लागू कर दें, इंग्लैंड का लागू कर दें। देखिए, ये विकसित देश है, इनमें प्रति व्यक्ति आय हमसे 20 गुना है, 40 गुना है। मतलब इन देशों का भारत से कंपैरिजन नामुमकिन है, क्योंकि हमारा देश अभी डेवलपिंग यानी कि विकासशील देश है और गरीबी बहुत ज़्यादा है। बहुत अधिक 25% से ज़्यादा लोग अभी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। उसके अलावा 25% और ऐसे हैं जिनको ढंग से 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती और छोटे मोटे कार्य करके अपना गुजर बसर करते हैं। और
आज की तारीख में भी 70% भारत एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। जो नौकरियां हैं 70% वो गांव में एग्रीकल्चर की ही है। जो लोग शहर में नहीं आके अपने ही गांव में खेती में रोजगार ढूंढते हैं, और जैसे आजकल नरेगा हो गया है उसमें रोजगार ढूंढते हैं, तो गांव से बाहर वो नहीं निकल पा रहे या नहीं निकल रहे उन छोटी मोटी परिस्थितियों के कारण कि भारत में उद्योग नहीं है। इसलिए भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, और हमारी प्रति व्यक्ति आय भी बहुत बहुत ज़्यादा कम है। तो ये चीज़ देखते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि सारे के सारे परिस्थिति जो मॉडल है दूसरे देश के वो हम एज इट इज प्रशासन में नहीं उतार सकते, बल्कि जो घटक हमारे लिए सही है वही हम अपने काम में ले सकते हैं, बाकी नहीं। अब हम पढ़ते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, क्या परिस्थिति की, क्या पर्यावरणीय प्रभाव, दोनों का इकोलॉजिकल क्या प्रभाव पड़ रहा है दोनों के ऊपर। तो ये है कि प्रशासन अच्छा तो वित्त अच्छा, वित्त यानी कि अर्थ, पैसा, यानी कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, टैक्सेशन चुस्त दुरुस्त है, बजट हमने अच्छा बनाया है, तो हमारा सारा कार्यक्रम भी सही होगा, हमारे देश में गरीबों की संख्या न्यून हो जाएगी और हमारा देश भी विकासशील देशों में शामिल हो जाएगा। क्योंकि अर्थशास्त्र यानी कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, वो यदि हम ढंग से उसको लागू करें तो हमारे लिए समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि पैसा आ तो रहा है, लेकिन जो प्रशासन लोअर स्तर पे या हर स्तर पे, चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, या अपने स्तर पे भ्रष्टाचार, घोटाले, और तहसील लेवल पर भी, एसडीएम लेवल पर भी और पंचायत लेवल पर भी जो योजनाएं हमारी चल रही हैं उनमें हजारों लाखों करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं। हमने देखा कि घोटालों की कोई कमी नहीं है। कारण क्या है कि लोगों की सोच में खोट है। इसलिए जब तक प्रशासन आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर लेता तब तक ये कार्य होता रहेगा। उसी प्रकार से राजनीतिक पर्यावरण का प्रशासन पे फर्क, यानी कि जब तक राजनेता भ्रष्ट रहते रहेंगे, जब तक वो अपना कार्रवाई पैसे खाने की इच्छा नहीं छोड़ेंगे, तब तक प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त नहीं होता। मैं आपको आज बताता हूं कि एक नेता, एक मंत्री जब किसी योजना में पैसे खाता है तो उसके बहाने से 1000 कर्मचारी नौकरशाही, सरकारी कर्मचारी नौकरशाह, अन्य लोग उसके पीछे पीछे पैसा खा लेते हैं। यदि आज मंत्री ये कहते हैं कि नहीं ये योजना ईमानदारी से लागू होगी और इसमें 1 रुपया भी नहीं खाया जाएगा, तो फिर प्रशासन भी नहीं खा पाएगा। क्योंकि प्रशासन के पास बहाना रहता है कि साहब हम तो ऊपर अफसरों को भेजते हैं, जबकि जो ऊपर अफसरों को भेजते होंगे नहीं भेजते होंगे पर उसको खुद खा लेते हैं। तो सारी हमारी योजनाएं, हमारी सड़कें, हमारे बांध, हमारी बिल्डिंग, हमारे सरकारी जितने भी कार्य इतने घटिया स्तर के होते हैं कि बस इस देश का हाल खराब है राजनेताओं के कारण। और राजनेता सुधर जाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही भी सुधर जाएगी। फिर सांस्कृतिक यानी कि हमारे भाषा, पहनावा आदि का प्रशासन पे फर्क पड़ता है, धर्म का प्रशासन पे फर्क पड़ता है। किसी जगह पर प्रशासन ये है कि यदि किसी चोर मिले तो उसके हाथ काट डालो, चोरी है तो, और यदि इस प्रकार से ये जो शरिया जो लागू होता है जिन देशों में लागू है, वहाँ उस तरह का कानून है, वहाँ उस तरह की संस्कृति, वहाँ उस तरह का समझ है। तो जब उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा तो उस व्यक्ति को चोरी की सजा 6 महीने की जेल, 1 साल की जेल नहीं है, उसके सीधे हाथ काटो। और यदि मर्डर है तो हमारे यहाँ उम्र कैद की व्यवस्था है, 7 साल की भी कैद की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ सीधे फांसी है। तो हम ये देखते हैं कि इनह्यूमन यानी कि बिल्कुल अमानवीय सिस्टम चला आ रहा है कई देशों में। वो वहाँ का धर्म, वहाँ की संस्कृति के कारण, जो हमारे यहाँ एक बेहतर सिस्टम है, क्योंकि हमारा जो भारत का जो धर्म है वो बहुत दयालु है, इस कारण हमारा सिस्टम हमेशा ही अच्छा रहा है। ऐतिहासिक यानी कि हमारा इतिहास अंग्रेजों ने हमको दबाया, हमको मुगलों ने परेशान किया, हमको अन्य जो अत्याचारी आए उन्होंने परेशान किया, हमारी संस्कृति खत्म कर दी और एक गरीब देश हमको दे दिया। तो ऐतिहासिक कारणों से भी भारत को भी ऊपर आने में समय लगेगा। कालखंड यानी कि हम जिस कालखंड में हैं, अभी किस में है, अभी 2020 में है, इस समय हमें देखना पड़ेगा आज की तारीख में क्या क्या विकास हो सकता है।
क्या क्या हम और डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो वो भी प्रशासन में आएगा। तकनीकी यानी कि हमारे देश में टेक्निकल एनवायरनमेंट क्या है, क्या हमारे पास है। जैसे चीन डेवलप कर गया क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग की मशीनें मंगवाई, और वही लोहा जो इंडिया में निकलता है वो चीन में सप्लाई होता है लोहा, और चीन उसी लोहे के इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना के, उसी लोहे का एक रुपये का लोहा जाता है चीन को, और चीन 1,000 रुपये का हमको माल उसी लोहे का बना के बेचता है। सोचिए हम कितने घाटे में हैं। और अंग्रेजों के टाइम में हम उतने ही घाटे में थे, क्योंकि हमारे यहाँ से कॉटन जाया करता था, रुई जाया करती थी। अंग्रेज शर्ट बना के बेचते थे, 1 रुपये की रुई जाती थी और 1,000 रुपये की शर्ट आती थी हमारे यहाँ भी। इसी कारण चीन से व्यापार का कंट्रोल भी जरूरी है, ताकि और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी बेहतर होना जरूरी है। नहीं तो आगे के टाइम में हम और गरीब होने वाले हैं, हमारी कोई व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। और सामाजिक यानी कि समाज का आईना है प्रशासन। समाज भ्रष्ट तो प्रशासन भ्रष्ट। समाज की कुरीतियां दूर क्यों नहीं होती? लोग अपने बेटे के शादी के समय दहेज देते हैं, पर बेटी के शादी के समय जब दहेज देते हैं तो ये बोलते हैं साहब हमको तो हमसे तो दहेज दिया जा रहा है, हमारे तो बड़ी दिक्कत है, देखो कितना लूटते हैं। तो आपने भी लूट के अपने बेटे की शादी की है, तो अपने अपना बेटा बेचा है, तो अब वो भी तो अपना बेटा बेचेगा और आपको दहेज देना, जबकि दहेज देना लेना अपराध है। उसके बावजूद अभी ये कुरीति खत्म हुई है? नहीं हुई है कुरीति। बाल विवाह की कुरीति नहीं खत्म, पर्दा प्रथा नहीं हुई है, 4 औरतें रखने की प्रथा खत्म नहीं हुई है। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ चली आ रही है, जो अलग अलग गलत तरीके से तलाक सिस्टम और पता नहीं क्या इंडिया में चला आ रहा है, उसको खत्म करने के लिए हमको बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो हमारा सामाजिक इसी प्रकार से परिस्थिति की चेंज करनी होगी। और भौगोलिक में कई प्रकार की आती है कि देश में किसी जगह पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, उसको कंट्रोल करें। बॉम्बे में बाढ़ आ जाती है तो 3 दिन तक पानी निकलता नहीं है। क्या बात है, अभी 17 साल हो गए, अभी भी बॉम्बे सुधरा नहीं है। नहीं सुधरा है बॉम्बे, क्योंकि वहाँ का प्रशासन बहुत बच्चर और बहुत भ्रष्ट सब प्रशासन है। वहाँ की पुलिस प्रशासन सारे के सारे भ्रष्ट लोग हैं। तो ये हम देखते हैं कि वो वहाँ की सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। उसी प्रकार से जिस प्रकार बिहार में बाढ़ आती है, राजस्थान में सूखा पड़ता है, हम हर साल देखते हैं कि जब सूखा पड़ता है तो क्यों ना आप उसके लिए बेहतर व्यवस्था आज से कर लो। तो ये हम देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे यहाँ कमी है इन चीज़ों की, और यही जो है इसे कहते हैं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण, जो कि लोक प्रशासन का एक अहम विषय है। बाकी हम करते रहेंगे। धन्यवाद।